नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्यादीप एडवर्स पर। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक क्लास आप लोग मेरे साथ कर चुके हैं। आज हम हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित दूसरी क्लास करेंगे। जो पिछली बार छूटा था उसके आगे का अब हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके उद्भव से संबंधित जो अवधारणा है उनके बारे में हमने चर्चा की, उसके प्रसार के बारे में हमने चर्चा की। तो उसके आगे हम जो उसकी विशेषताएं हैं, उसका पतन है, उसके पतन को लेकर संबंधित जो अवधारणा है और उसके निरंतरता किस रूप में आज भी विद्यमान है, हम ये सब आज की क्लास में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली क्लास हमने क्या कर लिया, उद्भव कर लिया अच्छे से। उद्भव से संबंधित हमने जो भी ये अवधारणा है हम इनको देखते हुए पिछली बार चले थे। मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है। अब इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? व्हीलर महोदय थे, याद है? क्रेमर महोदय थे और गार्डन चाइल्ड थे। हमने इसको खारिज किया। फिर हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे, नटवर झा, याद है ना? इस वाली उसको भी हमने खारिज किया, नटवर झा, राजा राम की बातों को। फिर क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया रुमिला थापर और फेयर सर्विस ने। हमने ये देखा था कि अब तक में सबसे ज़्यादा मान्य यही है, ठीक है। इसके बाद में हमने इसके विस्तार से संबंधित चर्चा की थी। ये सिंधु सभ्यता था सबसे पहले। क्यों था? सिंधु नदी की वजह से फिर दूर दूर तक इसकी साइट्स मिलने लगी, तो इसका नाम क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता। हमने वो भी सब क्लियर किया। यहाँ पे हमने इसका विस्तार देखा। जम्मू कश्मीर उत्तर की तरफ में, ठीक है। नॉर्थ में ये जम्मू कश्मीर का मांडा हो गया। साउथ के अंदर आप देमाबाद देख लोगे। वेस्ट के अंदर आप बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर देख लोगे। और ईस्ट के अंदर पूर्व दिशा में आप आलमगीरपुर देखोगे, यूपी का, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया। इसके बाद में हमने हड़प्पा सभ्यता वगैरह की साइट्स वगैरह जो भी है सारी साइट्स को देखते हुए चले। सबसे पहले हम हड़प्पा पे आए, दयाराम साहनी, रावी नदी के पास में, ठीक है। उत्खनन किया। R37 निकल के आया। यहाँ पे कब्रिस्तान है जो कि यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पेड़ दिखाया, तो प्रकृति देवी की बारे में यहाँ से मूर्ति वगैरह निकलती है, उनकी पूजा हो रही है वगैरह, वो सब देखते हुए गए। स्वास्तिका का देखा और मेकअप किट से प्रसादन जो बॉक्स है वो देखा हमने। फिर मोहनजोदड़ो देखा, सिंधु नदी, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में नहाकर देवी माता की पूजा करके ही अन्न ग्रहण करता है, तो अन्नागार यहाँ पे देखा था। बृहत स्नानागार देखा था। माता देवी की मूर्ति देखी थी जिसकी वो पूजा करेगा। मोहन हो गया। जोहड़, जोहड़ मतलब तालाब, ठीक है। पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ पे है। तराजू यहाँ पे है। बृहत अन्नागार यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछली बार आपको मैप में वैसे समझाया भी होगा, तो बहुत मैप दिखा, आई मीन डायग्राम बना के। वैसे यहाँ पे अपन ने पिछली बार डायग्राम के थ्रू देखा भी था कि बृहत स्नानागार जो है वो कुछ इस आकृति में रहा है, ठीक है। तो ये आकृति क्या है? आयताकार। ये सब हमने देखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो बृहत अन्नागार था, ठीक है, बृहत अन्नागार, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, सबसे बड़ा यही है। अच्छा, जैसे मोहनजोदड़ो जो है ना, ये नाम काफ़ी फेमस भी है, ठीक है। तो इस शब्द का अगर आप अर्थ देखोगे तो ये क्या है? मुर्दों का टीला, ठीक है। मुर्दों की जो जगह होती है ना, वो उससे संबंधित देखने को मिलता है। इसके बाद में फिर हमने चंद्रहुदरो देखा, चुन्नी ओढ़ के, मनकों की माला पहन के, हल्की सी लिपस्टिक लगा के, और फिर क्या, नदी में गई बोटिंग करने के लिए, ठीक है। वक्राकार ईंट देखी थी जिसके ऊपर हमने मजाक भी किया था कि फेंक के मारो। तो इसमें जो मैं मजाक भी कर रहा हूँ ना, मजाक मजाक नहीं है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा। इसके बाद में फिर हमने कालीबंगा देखा, लोथल देखा। कालीबंगा आपको याद हो, गगन नदी के पास में था। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए थे, यहाँ से कांच की चूड़ियाँ मिल गई थी। बंगा से हमने इसका अंदाज़ा लगाया था कि भाई बंगा जो है चूड़ियों को बोला जाता है। फिर लोथल था। लोथल की हमने एक ट्रिक भी बनाई थी। क्या ट्रिक थी? लो बंदर भी भौंकेगा। भोगवा नदी, बंदरगाह, लो से क्या था? लोथल, ठीक है। चावल से हमको धान का समझ में आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया इसमें? पिछली बार में हमने इसका भोगवा नदी देख लिया, SR राव ने इसका उत्खनन किया, बंदरगाह देख लिया, धान देख लिया, और यहाँ पे दिशा मापक यंत्र बताया था मैंने कि छोटा सा दिशा मापक यंत्र। ये तब से देख लो, साइंस टेक में भी अपन लोग, कोई आज की बातें नहीं, कि साइंस टेक में भी हम तब से बहुत आगे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हम बोलते थे भारत सोने की चिड़िया, ऐसे नहीं भाई। हम लोगों ने साइंस टेक के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी एक टाइम पे। फिर यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ वगैरह मिली, पादरी के साक्ष्य मिले थे। इसके बाद में सुरकोट आपको याद होगा, घोड़े की हस्तियाँ मिली थी। बापू कुर्ता से अपन ने याद किया था कि बापू कुर्ता है, किसके लिए कुर्ता है? हम हल्का खिलौना मांगते, खिलौने के चक्कर में पिटाई होती है, फिर हमारा घोड़े के साक्ष्य मिल गया था। अच्छा, घोड़े के साक्ष्य को लेकर एक बात आपको बता दूं, घोड़े के साक्ष्य केवल सुरकोट दास से ही नहीं मिले, इसके अलावा एक और जगह से मिलते हैं। वो क्या जगह है? राणा गुंडई, ठीक है, राणा गुंडई, ठीक है। ये सब मिलता है। सरस्वती नदी के पास में था। RS बिश्ट ने इसकी उत्खनन वगैरह किया था। इसके बाद में धोलावीरा, रंगपुर देखते हुए चले। फिर कोटदीजी हमने देखा। इसके बाद में हमने सुतकांगेडोर देखा जो दास नदी के पास में था, ठीक है। फिर हमने ये सभी चीज़ें जो है वो मैप के थ्रू भी पढ़ी थी। और सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गई होंगी। अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखी और नहीं देखी है तो मस्ट भी देखिए, ठीक है। पिछली क्लास से अगर आप लोग पिछली क्लास से काम कीजिए, आप लोग पिछली क्लास को देखिए
उसके बाद में एसएससी वगैरह के जो भी सवाल वगैरह हैं आपके एग्जाम के उनको लगाओ। आपको उन सवालों को लगाने से समझ में आएगा कि आप जो क्लास देख रहे हो वो व्यर्थ नहीं है, उसने लगभग सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके लिए आईना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आईने की तरह काम करेंगे। आईना इस चीज़ में कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हो क्या वो उसकी डायरेक्शन सही है या फिर गलत है। दूसरी बात, आप जिस जगह से पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, क्या वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। हड़प्पा सभ्यता आज की क्लास में पूरा हो जाएगा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी सवाल हैं उनको लगाओ और देखो, ठीक है। तो अपन ने ये मैप के थ्रू ये सब कुछ किया, विजन किया था। ये जो अपना बलूचिस्तान वाला लगा, यहाँ पे सुदकांगडोर है, सुदकाको है, ठीक है। यहाँ पे बालाकोट देखा था, यहाँ पे एक डाबरकोट भी है। क्या है यहाँ पे एक और डाबरकोट। और अभी जो मैंने आपके घोड़ों को साक्ष्य से संबंधित आपको वो बताया राणा गुंडे, वो कहाँ पे मिलेगा, वो पाकिस्तान में इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी राणा गुंडई। चलो ठीक है। इसके बाद फिर अपना प्यारा सा गुजरात आ जाता है। गुजरात में हमने लोथल देखा, धोलावीरा देखा, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना महाराष्ट्र आ गया। यहाँ पे हमने देमाबाद देखा था, गुजरात में एक देसलपुर भी देखा था। ऊपर आप जाओगे यूपी में, यूपी में आपको क्या क्या देखने को मिला, आलमगीरपुरा मिला, उल्लास मिला। उसके पास में हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा में आपको याद हो तो बनावली मिला, क्या राखीगढ़ी मिला। उसके ऊपर या पंजाब के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, पंजाब में अपन को देखने को मिलेगा रोपड़। क्या मिलेगा, रोपड़, ठीक है। तो अब आज की क्लास जो है आगे का वो स्टार्ट करते हैं। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को देखो तो आपने एनसीईआरटी या बचपन से कुछ चीज़ें उसके बारे में सुनी होगी, कुछ उसके नाम के साथ जुड़ी होती है। जैसे कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, एक नगरीकृत सभ्यता है। यहाँ पर जल निकास से संबंधित बहुत बेहतरीन प्रणाली देखने को मिलती है और जन संरक्षण से भी ये युक्त है, ठीक है। कांस्ययुगीन, कांस्य इससे मिलकर बनता है तांबे से, ठीक है। और क्या होता है, टीन। तो अगर ये सवाल कभी आता है कि सबसे ज़्यादा उपयोग में की जाने वाली धातु कौन सी, तो वो कौन सी है, तांबा। लेकिन ये फिर भी है कौन सी युगीन, कांस्य युगीन। तांबा सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है और वैसे युगीन देखा जाए तो कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीकृत। तो इसको तो अपन ने स्टार्टिंग में जब वहाँ पे देखा था कि मेसोपोटामिया और इसके बीच में अंतर जब देख रहे थे तभी बात की थी कि नगरीकरण यहाँ पे बहुत वेल डिजाइंड है। फिर जल निकासी, यहाँ पे क्या बड़ी ही सही तरीके से इन्होंने चीज़ों को डिजाइन कर रखा था कि आपकी जो सड़कें रहेंगी उनको राइट एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे दूसरी गलियां काटेंगी। बड़ी नाली रहेगी मेन सड़क के साथ में, घरों के अंदर से पतली नाली निकलेगी, वो जाके उसको राइट एंगल में काटेगी, वो सब ढकी हुई रहेंगी। जल संरक्षण से युक्त, जल के संरक्षण का बड़ा ध्यान रखा इन्होंने, ठीक है। तालाबों का निर्माण करा, जैसे कि आप देखो धोलावीरा, तो वहाँ पे जलाशयों का निर्माण किया गया। काफ़ी मतलब उन्नत किस्म के जलाशय वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बेसिक्स, ये अपने जो अब तक सुन रखी है। लेकिन एक चीज़ जैसे कि अब इसकी और डिटेल में अगर मैं यहाँ पे और चर्चा कर दूँ तो इसके 20-25 पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या, आप लोग उनका एज इट इज रटोगे, कुछ टाइम बाद में भूल जाओगे। तो कभी भी इस टाइप का जो टॉपिक हो ना, किसी सभ्यता को पढ़ना हो, तो उसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उनको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो और उसके साथ याद करोगे ना तो विशेषताएं अपने स्वरूप की वजह से तुम्हें याद रहने लगेंगी। कुछ विशेषताएं तुम अपने आप से, हो सकता है नोट्स में ना मिले, मैं ना पढ़ा पाऊँ, किसी बुक में ना मिले, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि यार ये विशेषता भी तो थी, ये भी हो सकती है। एक अंदाज जैसे भी होता है कई बार, ठीक है। तो वैसे अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे विशेषताओं को अपन किस में डिवाइड कर सकते हैं, राजनीतिक में कर सकते हैं, आर्थिक में कर सकते हैं, ठीक है, और सामाजिक में कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, धार्मिक में। इस तरह से हम यहाँ पे भी इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इससे क्या है कि भाई राजनीतिक विशेषता है, एक बार में पढ़ लिया। अब आपको ध्यान में रहेगा कि भाई राजनीतिक से संबंधित आप खुद को दिमाग लगा पाओगे क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या बनती है। चलो शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं ना। अब जैसे कि राजनीतिक विशेषता है, अब अगर कल की क्लास किसी ने देखी हो अटेंटिव मोड में पूरा, तो उसमें मैंने एक जगह पे जिक्र किया था कि जो शहर हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड रहते थे, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी। अच्छा, अपन को एक जगह पे 3 पार्ट में भी डिवाइड मिला था, ठीक है। कौन सा था बताओ, कमेंट में करो। धोलावीरा था ना। तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो कि 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिला, ठीक है। उसमें पूर्व पश्चिम और दक्षिण भी था। लेकिन सामान्यतः हमको कौन से 2 हिस्सों में देखने को मिलेगा, सामान्यतः हमें मिलेगा 2 हिस्सों में, वो है पश्चिम और पूर्व। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जो पश्चिमी हिस्सा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दुर्ग या
गढ़, वहाँ पे कौन रहता है? शासक वर्ग रहता है। और जो पूर्वी इलाका है वहाँ पे कौन रहेगा? सामान्य वर्ग जो रहेगा। इसको क्या बोला गया? निचला शहर, सामान्य लोगों के लिए, मतलब हम जैसे, आप और मैं, हम जैसे जो सामान्य लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। जो शासक वर्ग है वो रहेगा पश्चिम इलाके में, दुर्गों में। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हो सकता है शासक से ये समझ जाए कि शासक मतलब राजा, लेकिन यहाँ पे शासक से आप राजा नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कि जो व्हीलर महोदय हैं उनकी जो अवधारणा थी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। वहाँ पे उन्होंने इस बारे में ये मत दिया था कि भाई वहाँ पे भी राजतंत्री शासन है, यहाँ पे भी। हमने इस चीज़ को खारिज किया। राजा तो है ही नहीं, हमने ये चीज़ क्लियर कर ली। यहाँ पे कौन है फिर शासक वर्ग? जो प्रभुत्वशाली संपन्न वर्ग है ना, जो प्रभुत्वशाली संपन्न वर्ग है, ठीक है, प्रभुत्व रखने वाले जो वर्ग हैं वो है शासक वर्ग। और वो कौन है? तो वो है व्यापारी लोग, क्योंकि ये कृषि पे आधारित, उसके बाद में व्यापार यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो जिसके पास पैसा है, ठीक है, जिसके पास में पैसा खूब आ गया, बस वो ऊपर जाएगा। जिसके पास बेचारा मजदूर है, नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो नीचे रहेगा यहाँ पे। तो ये जो है व्यापारी वर्ग, वणिक वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग जो है, यही यहाँ पे शासक वर्ग का निभाएगा। इसकी ये राजनीतिक विशेषता है, ठीक है। मतलब कि जो हमने काल की क्लास में पढ़ा था, लगभग वही चीज़ें फिर से रिपीट होकर यहाँ पे आएंगी एक बार। उनको बस विशेषताओं के रूप में अब और समझना अपन को एक बार, ठीक है। अब राजनीतिक विशेषता होगी, अगली विशेषता क्या करें अपन? आर्थिक विशेषता पढ़ लेते हैं। जैसे आर्थिक विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो इसके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आर्थिक विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो वही बात है, होगा नहीं। इसलिए इसका सबसे सही ट्रिक यही है कि आप उनको क्रम में याद करो कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसकी वजह से क्या हुआ होगा, उसका परिणाम क्या निकला, परिणाम स्वरूप क्या नया कोई चीज़ स्टार्ट हुई, उसके परिणाम स्वरूप फिर कुछ स्टार्ट हुआ। तो ये पूरी की पूरी क्रम, ये पूरी पूरी एक चेन बन जाती है। इस चेन को क्रम से याद कर लोगे ना, तो आपको बीच में से कुछ मिसिंग नहीं होगा, आप अपने आप समझ लोगे इसको। मतलब जैसे मैथमेटिक्स किसी को अगर पढ़ी हो तो आप किसी एक इक्वेशन से सब कुछ डेराइव कर पाता है ना वहाँ पे, वैसा ये है। एक कड़ी याद है, आगे की कड़ी उसी से बन रही है, आपको बस ये देखना है कि इससे क्या होगा, ठीक है। तो जैसे इसको देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? सबसे पहले कृषि हो रहा है। अब अच्छा, कृषि की शुरुआत कहाँ पे हो रही है? तो कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से साक्ष्य मिल रहा है सबसे पहले। दीपक सर की क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक संगठित कृषि से संबंधित है ये सब कुछ। तो यहाँ पे कृषि शुरुआत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कृषि हो रही है तो कोई फसल भी होगी, ठीक है, अच्छी भूमि भी होगी तभी कृषि हो पाएगी, वरना बंजर भूमि में तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी फसलें हैं जो ज़्यादा देखने को मिलेगी? गेहूँ, जौ, सरसों, चना, कपास, चावल, ठीक है। चावल भी है, जैसे कि यहाँ पे चावल भी है। अपन को चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से मिले चावल के साक्ष्य? हमको लोथल से मिले, ठीक है। और कहाँ से मिले थे? रंगपुर से मिले थे, ठीक है। लोथल और रंगपुर से मिले थे। लेकिन चावल जो है वो ज़्यादा प्रचलित तो वो है नहीं खाद्यान्न यहाँ पे, इसलिए चावल के साक्ष्य बहुत कम ही देखने को मिले हैं। बाकी ये सब चीज़ें ज़्यादा रही हैं। अब कृषि के लिए भूमि, तो अपन ने जितने भी शहरों को पढ़ा, लगभग हर कोई नदी के पास में, कोई रावी के पास में है, कोई सीधा सिंधु के पास में है, कोई घग्गर के पास में है, कोई भोगवा के पास में है, लगभग सभी नदियों के पास में बसे हुए शहर है। अब नदियों के पास में होने का एक फ़ायदा क्या मिलता है कि जब नदियों का जो पानी है वो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेके आता है साथ में, और वो उपजाऊ भूमि बना देता है, कृषि योग्य भूमि बना देता है। अच्छा, इससे संबंधित पूरे डिटेल में चर्चा होती है ज्योग्राफी के अंदर, जो अपने दीपक सर जो नई क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आप जब नदी वाला सेक्शन पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कैसे वहाँ पे उपजाऊता ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। खादर बांगर वगैरह वो सब डिटेल में वहाँ पे पढ़ा देंगे आपको। वहाँ पे सब कुछ डिटेल में पढ़ा देंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पे उपजाऊ भूमि भी आ गई, ठीक है। पानी चाहिए सिंचाई करने के लिए, तो नदियाँ हैं ही पास में, इस आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? नदियाँ। पानी आ गया। कृषि जो है वो नॉर्मली हो रही है, लेकिन ये सब सुविधाएं पास में होने से कृषि जो है वो अधिशेष में हो रही है। ये अब जो उत्पादन हो रहा है वो खुद की आवश्यकता से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे? अब स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा जहाँ पे वो स्टोरेज हो, तो हमने यहाँ पे अन्नागार वगैरह भी देखा है। और क्या होगा? इससे संबंधित पशुपालन के लिए भी वक्त मिलेगा, तो पशुपालन होगा। पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब चीज़ें मिली। इसके अलावा एक घोड़ा भी मिला हमें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि घोड़ा जो है वो पशुपालन के स्तर पे नहीं मिलेगा, ठीक है। पाल नहीं रहा कोई भी उसको अभी तक। घोड़े के केवल 2 ही जगह पे साक्ष्य मिले, जिसकी हम चर्चा भी इस क्लास की शुरुआत में भी की हमने, ठीक है ना। घोड़े के केवल 2 ही जगह पे मिल रहा है, राणा गुंडे वगैरह, ठीक है। अब जैसे कि ये जो है इसमें भी देखो, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है। तो जो गाय है इसका इस जगह पे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। गाय यहाँ पे मिल जरूर से रही है, लेकिन गाय का महत्व इतना ज़्यादा नहीं है।
आज जितना गाय का महत्व है वो इस टाइम पे नहीं था। गाय का महत्व कब ज़्यादा बढ़ता है, जब आर्य वगैरह आएंगे ना, वैदिक सभ्यता वगैरह जो पढ़ेंगे अपन, तब देखने को मिलेगा कि गायों का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही महत्व है। इसके बाद में अगर जैसे कृषि हो गया, अधिशेष मात्रा में हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है, तब जो अधिशेष मात्रा में हो रहा है इसका किया जाएगा, इसको कहीं ना कहीं बेचा जाएगा, ठीक है। बेचा जाएगा, जो बाकी लोग हैं उनको भी मिलेगा बिना खेती किए। तो बाकी कुछ लोग इससे फ्री हुए, कृषि में जो लगे हुए थे पहले अपना पेट भरने के लिए लगे हुए थे, अब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो कृषि कार्यों से उनको फुर्सत मिलेगी तो बाकी काम करेंगे। तो इससे संबंधित क्या है, शिल्प का निर्माण होगा, मतलब कि जो मजदूर वर्ग है जो नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उद्योगों का स्टार्ट होगा, ईंट उद्योग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, वस्त्र उद्योग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, मृत भांड उद्योग यहाँ पे स्टार्ट होगा, धातु उद्योग यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। अब तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि कपास है, कपास से यहाँ पे वस्त्रों का निर्माण आराम से हो पा रहा है। ईंट, अभी अपन ने वहाँ पे जब पिछली क्लास में आपको याद हो तो ईंटों की भी एक मेसोपोटामिया से अपन ने अंतर देखा था, वहाँ पे पक्की, यहाँ पे पक्की ईंटें हैं, वहाँ पे कच्ची ईंटें हैं। तो ईंट उद्योग है ही, ईंट बना रहे हैं, उसको पका रहे हैं और उनको अलंकृत कर रहे हैं। मृद भांड, सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं ना वो मृद भांडों के रूप में मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे मृद भांड मतलब जो बर्तन वगैरह बने हुए होते थे मिट्टी के या किसी भी चीज़ के, वो, और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिस रंग का इस्तेमाल हुआ वो है लाल रंग। कौन सा रंग है, लाल रंग। लाल रंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया इसके ऊपर। ये धातु उद्योग देख लो, अब किस प्रकार की धातुएं, अपन ने पहले बात की, ये कांस्य युगीन संस्कृत वो सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य किससे बना था, तांबा से और टीन से। तांबा कहाँ से आ रहा था, राजस्थान की साइड से आ रहा था। इसके अलावा और कौन सी धातु मिलेगी, तो सोना मिलेगा, ठीक है, और चांदी मिल जाएगी। और एक धातु है सिलखड़ी, कौन सी है, सिलखड़ी। इस सिलखड़ी का इस्तेमाल किस में किया इन्होंने, मोहर बनाने में, मोहर बनाने में, ठीक है। तो ये सब लगभग धातुएं मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि धातुओं में मैंने तांबा बताया, कांस्य बताया, टीन बताया, सोना बताया, चांदी बताया, सिलखड़ी बताया, लेकिन लोहा नहीं बताया है। लोहा यहाँ पर नहीं बताया गया है। हड़प्पा कालीन जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं हैं, लोहे से परिचित नहीं है। ये चीज साथ में बोलो मेरे एक बार, लोहे से परिचित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे लोहे वाली चीजों को अपन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कल को अगर ऐसा सवाल आता है कि भाई लोहे के ये शस्त्र मिले, नहीं, लोहे से लोग परिचित थे, बिल्कुल नहीं थे। लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तांबे का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपको जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी कांस्य युगीन सभ्यता है, और अब सवाल आ जाता है कि तांबे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हमने इस बारे में भी चर्चा की, तांबे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन युगीन कौन सी है, कांस्य। इससे ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि कांस्य युगीन है तो कांस्य का इस्तेमाल किया जाएगा, वो एक मिश्रित धातु है, उसको बनाने में ही तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे भी बहुत तांबे का इस्तेमाल हो गया, फिर तांबे का और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल होता ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप में इन धातुओं से संबंधित चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखना, इनसे सवाल बनते हैं क्योंकि कई बार, ठीक है। इसके बाद में अगर देखो, अब अपन ने उद्योग कर लिया, ईंट वगैरह बना रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं, खूब सारे मृद भांड वगैरह बना रहे हैं, धातुओं के संबंधित चीज़ें बना रहे हैं। अब इन सब चीज़ों का भी यहाँ से अधिशेष मिल रहा है, कृषि से अधिशेष मिल रहा है, उद्योगों से अधिशेष मिल रहा है। करेंगे क्या, बेचेंगे, ठीक है, कुछ तो चाहिए ना अपन को। यहाँ पे इनकी वजह से पहले तो इंटरनल व्यापार स्टार्ट हुआ, राजस्थान से ये कॉपर तांबा वगैरह मंगा लिया। राजस्थान में खेतरी नामक जगह है सीकर के आसपास, वहाँ से इन्होंने ये मंगवा लिया। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, सोना चांदी है, मेसोपोटामिया के साइड से आने लगी। इस टाइप से ये हर जगह से चीज़ें मंगवा रहे हैं। अब इनको लोगों को धीरे धीरे शौक किस चीज़ का चढ़ता है, लाजवर्द बहुमूल्य पत्थर, ठीक है। ये एक बहुमूल्य पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है। ऐसी इनको धीरे धीरे आपको क्या चाहिए, विलासिता की चीज़ें चाहिए। और ये विलासिता की चीज़ें किसको चाहिए, जो प्रभुत्वशाली संपन्न वर्ग है, जो कि यहाँ पे दुर्ग वाली इलाके में रहता है, पश्चिम इलाके में रहता है, उनको इन चीज़ों का भी शौक चाहिए। भाई आज भी अपन तो देखते ही है ना, नहीं सुनते कभी, आज भी हम सुनते ही हैं, नीता अंबानी जी 100 करोड़ के बैग के अंदर लेके आते हैं। बैग ही है, क्या है उसमें, ठीक है, 50 करोड़ के कप में चाय पीती हैं, अंदर तो चाय ही, और चाय के अंदर भी चाय पत्ती है, निकली आसाम के बाग से है, उठाई हमारे जैसे मजदूरों ने है। बात तो वही की भाई, चलो कोई नहीं, सबके अपने अपने शौक, तो इनके भी शौक थे, विलासिता चाहिए, सोने जवाहरात चाहिए इनको, आभूषण पहनने का शौक है खूब, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी ये लोग मंगवा रहे हैं। अब व्यापार होगा तो ये सब चीज़ें मंगवाएंगे तो सामने से कुछ देना पड़ेगा ना, फ्री में तो नहीं मंगवाएंगे। क्या देंगे, पैसा देंगे, नहीं। उस टाइम पर मुद्रा का प्रचलन नहीं देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। तो क्या होता है वहाँ पे देखने को मिलता है आपको वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है
कि अपन कई बार अपने दोस्त से नहीं करते हैं, भाई एक ब्लैक पेन दे दे, ये मेरे पास रेड वाले दो तू ले ले, या फिर बाइक दे दे थोड़ी देर के लिए, अगले दिन कभी आप उसको काम होगा आप दे दोगे। तो ये बार्टर सिस्टम है। पड़ोस में करते हैं कि अगर चीनी खत्म हो गई जाओ पड़ोस से लेके आ जाओ, कि जब हमारे पास कुछ होगा तो हम उनको दे देंगे। तो ये जो सिस्टम है ना वस्तुओं का लेन देन, एक वस्तु दे दूसरी वस्तु ले, वस्तु का जो लेन देन है वो है ये। भाई बहनों में भी होता है, ले तेरा फ़ोन मेरे को दे दे, मेरा फ़ोन तू ले ले, इस टाइप से। तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि उस टाइम पे मोहरें मिलती थी, तो क्या उनका इस्तेमाल नहीं होता था मुद्रा की तरह? बिल्कुल नहीं होता था। मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। जो ये व्यापार कर रहे हैं ना मेसोपोटामिया, मिस्र, इन जगहों पे, उन वहाँ पर जो सामान भेज रहे हैं उसके ऊपर सील लगा दी जाती थी। क्या लगा दी जाती थी? सील। इस बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूँ तो आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो मोहरें थी, ठीक है। मोहरें जो हैं इनका इस्तेमाल किस में हो रहा था? सील लगाने में। सील तो समझ गए आप लोग, तो लिफाफा वगैरह आता है, सरकारी लिफाफे, उनके ऊपर एक गोल गोल सा रहता है जिसके ऊपर उनकी मोहर से वो सील लगा देते हैं। वो सील टूटने का मतलब क्या है कि वो वहाँ से निकलने के बाद में और आप तक पहुँचने के बाद में उस पैकेज को बीच में कहीं खोला गया है, ठीक है। इस तरह से ये विश्वसनीयता की पहचान थी। दूसरी बात, आप अपने हर जगह की अपनी एक अलग मोहर होती है, अलग उसकी पहचान होती है। जैसे कि यहाँ से अगर ये जाएगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में पता कैसे चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का? तो यहाँ की मोहर को देखकर वो पहचानेंगे कि भाई हाँ ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, और ये मोहर हड़प्पा सभ्यता को यहाँ पे निरूपित कर देगी। इस तरह से उनको भी विश्वसनीयता मिल जाएगी इस चीज़ से। अच्छा, इस चीज़ का सबूत क्या मिलता है कि भाई हमने मेसोपोटामिया से इतना सारा व्यापार किया? तो वहाँ पे जो वहाँ का शासक है उसने लिखवाया है एक सारगोन अभिलेख, जिसमें उसने क्या बोला है कि हाँ हमारा व्यापार किससे हो रहा है? मेलुहा से। इससे हो रहा है मेलुहा। और ये जो मेलुहा है इसका इस्तेमाल किया गया हड़प्पा सभ्यता को प्रोनाउंस करने के लिए। मेसोपोटामिया में जो शासक वर्ग है या जो वहाँ के जो लोग हैं वो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नहीं बोलते थे, वो बोलते थे मेलुहा। मेलुहा से हमारा व्यापार चल रहा है। तो वहाँ के अभिलेख में लिखा है कि भाई हाँ इनका व्यापार आपस में चल रहा है। और व्यापार को देखते हुए ये समझ में आता है कि हम अभी आपने बात की, वहाँ से हम क्या मंगवा रहे हैं? सोना चांदी, राजवर्ग, इस टाइप की जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो, और बदले में दे क्या रहे हैं? ये वस्त्र उद्योग है तो वस्त्र दे दिए, हमने कृषि अधिशेष किया तो ये गेहूं चना वगैरह ये बेच दिया, मृत भांड है तो ये बेच दिया, धातु वगैरह बेच दिया। और क्या बेचा हमने? हाथी दांत की सामग्री भेजी। हाथी दांत जो होता है ना, हाथी दांत सामग्री, इसको भेजी, ये उस टाइम पे भेज दी गई। हाथी, अब इसका अवशेष अपन को मिलेगा लोथल से, ठीक है। लोथल में ही हाथी दांत का बना हुआ एक स्केल भी मिलेगा। तो हाथी दांत की सामग्री अब वहाँ पे भेजी जा रही है। इसके अलावा और क्या भेजा जाएगा? लकड़ी का सामग्री वगैरह भेजी जा रही है। तो हम जो भेज रहे हैं उनकी मूल्य अभी अपन समझ पा रहे हैं कि कम है, और जो मंगवा रहे हैं उनका ज़्यादा है। तो इस तरह से व्यापार अधिशेष जो है, व्यापार का संतुलन जो है वो भी हड़प्पा के ही पक्ष में रहा। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सामाजिक संरचना, ठीक है। अपन अब तक क्या क्या पढ़ लिया? राजनीतिक विशेषताएं देख ली, आर्थिक विशेषताएं देख ली, अब सामाजिक की बारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है मातृ सत्तात्मक समाज। अब कैसे पता चले मातृ सत्तात्मक समाज है? यहाँ पे मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है, जिसकी पूजा हो रही है, वो देखने को मिलती है। और क्या है? यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली है। और भी कई ऐसे साक्ष्य वगैरह मिले हैं लोगों को जिससे समझ में आता है, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह भी है, कर्तन सामग्री भी है। तो महिलाओं की चीज़ें ऐसे नहीं कि बहुत कम है, ठीक है, मतलब दबा के तो नहीं रखा गया। किसी भी समाज में ना महिलाओं की स्थिति को जांचने के कुछ पैमाने हैं कि क्या उनको शिक्षा का अधिकार है, क्या उनको बोलने का अधिकार है, क्या वो मतलब ये जो आज के टाइम पे घूंघट वगैरह है ये सब चीज़ें नहीं है, इस टाइप की जो चीज़ है ये सब होता है। और दुर्गति किससे पता चल जाएगा? पढ़ने का अधिकार छीन लिया, सती प्रथा वगैरह चालू है, इस टाइप की जो चीज़ें है ना, जो कुरीतियाँ जिनको देख के भी लगे कि भाई हाँ ये उनके उनकी जो स्वतंत्रता उसके ऊपर लगाम लगाने का काम करती है, इस टाइप की चीज़ होती तो वो रोकने वाली चीज़ है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है इससे संबंधित एक मतलब इतिहासकारों का मानना ये है कि यहाँ पे उनको शासक वर्ग में भी जगह मिली हुई थी। उनको पढ़ने का अधिकार था, उन्हें बोलने का अधिकार था। अगर शासक वर्ग जो है उनके साथ मिलकर फैसले लेने का अधिकार था, डिबेट करने का अधिकार था हर चीज़ पे। तो इन सब चीज़ों से भी ये चीज़ें समझ में आती है कि मातृ सत्तात्मक समाज यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे जैसे जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो ह्यूमंस में बहुत सी प्रजाति होती है, ठीक है, मंगोलाइड होती है, अल्पाइन होती है, प्रोटोस्टलाइड होती है, और भूमध्य सागरीय प्रजाति होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रजाति देखने को मिलती है, ठीक है। ये यहाँ की सामाजिक संरचना हो गई। लिपि की हम बात कर चुके हैं इससे पहले कि लिपि कौन सी थी? चित्राक्षर लिपि थी,
ठीक है। चित्राक्षर लिपि कौन सी होती है? जिसमें चित्रों के माध्यम से बात कही जाती है, लिखी जाती है। तो यहाँ पे चित्राक्षर लिपि देखने को मिली। अब कुछ आकृतियाँ हैं, जैसे कि जो यू आकृति है उसका सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया है। यू आकृति का सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो पशु मिल रहे हैं उनका भी मोहरों के ऊपर उनका भी इस्तेमाल किया गया। और जो लिपि है, चित्राक्षर लिपि है, चित्र बना के करना है, तो लिपि के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ वो क्या है? वो है मछली। मछली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अगर कोई आकृति की बात करें, ठीक है, चिन्ह, तो क्या है? यू। अगर किसी जीव के चिन्ह की बात करें तो वो क्या है? मछली, जिसका सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे धातु कला की बात करते हैं, चलो ठीक है। तो अभी अपन ने बात की कि कांस्य का उपयोग हो रहा है, किस किस से बन रहा है? तांबा और हीन। तांबा कहाँ से आ रहा है? तांबा आ रहा है राजस्थान और थोड़ा अफगानिस्तान वाले इलाके से, उस साइड से आ रहा है। ये जो कांस्य है ना, इसी से बनी हुई नृत्यका की मूर्ति मिली है। बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है द्रविमोम विधि का। द्रविमोम विधि मतलब एक खांचा बना लिया, मोम को पिघला के उसमें डाल दिया, अब वो मोम जो उस खांचे का शेप ले लेगा, खांचा खोल दिया, मोम की मूर्ति आ गई। अब मोम की जगह पे आप इमेजिन कर लो कांस्य को बहुत हाई टेम्परेचर पे उन्होंने धीरे धीरे गर्म किया। जब वो पिघली हुई अवस्था में आ गया, जो सांचा बना उसमें डाल दिया, तो जब कांसा ठंडा होकर जमेगा तो वो भी उस सांचे का रूप ले लेगा। उसी तरह से इन्होंने नर्तकी की मूर्ति बनाई है। अब अपन ने यहाँ पे सामाजिक विशेषताएं भी देख ली, आर्थिक भी देख ली और राजनीतिक भी देख ली। अब क्या बच रही था? धार्मिक विशेषताएं। तो चलो धार्मिक विशेषताएं भी देख लेते हैं। धार्मिक विशेषताओं में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मूर्ति पूजा तो प्रचलित थी किंतु मंदिर नहीं थे। क्या हमने अब तक एक बार भी मंदिर का जिक्र किया? नहीं किया। कहीं पे मंदिर के साक्ष्य मिले? नहीं मिले। किसके मिले? मूर्ति के मिले। कौन सी मूर्ति? पशुपतिनाथ की मिली थी अपन को, ठीक है, पशुपतिनाथ की। और कौन सी मूर्ति मिली? प्रकृति देवी की मूर्ति मिली यहाँ पे। तो हमको मूर्तियाँ मिली है जिनकी पूजा की जा रही है, लेकिन मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे किस चीज़ की पूजा की जा रही है? यहाँ पे नाग की पूजा की जा रही है, वृक्ष की पूजा की जा रही है, यहाँ पे जल की पूजा की जा रही है। और यहाँ पे अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। अग्निकुंड किसको निरूपित करेगा? यज्ञ को। मतलब कि कर्मकांड जैसी चीज़ें भी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिल जाता है। तो ये सारी इसकी बेसिकली विशेषताएं, ठीक है। अपन ने इसकी सारी विशेषताएं देख ली। अभी तक सारा जो अपन ने फॉर्मेट बनाया था उसमें अपन को क्या क्या करना था? उद्भव अपन कर चुके हैं, प्रसार हम कर चुके हैं, विशेषताएं हम कर चुके हैं। अब क्या करना है? इसका पतन, वो अभी कर लेंगे और फिर देखेंगे इसकी निरंतरता, ठीक है। अब देखते हैं इसका पतन से संबंधित जो अवधारणा है ना, वो देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित भी कुछ अवधारणाएं प्रचलित हैं, ठीक है। पहली अवधारणा क्या है कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत, और ये किसने दिया? गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर ने। तो इस अवधारणा के लिए उन्होंने तर्क क्या दिए कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे 38 ऐसे कंकाल मिले हैं, शव मिले हैं जो शस्त्रों के घाव से मरे हुए हैं, जिनके ऊपर शस्त्रों के घाव मिले हैं। और चूंकि हड़प्पा वासी जो है वो तो युद्ध प्रिय है नहीं, तो वहाँ पे फिर कौन ही घाव देगा? तो मतलब कि ये आर्यों ने ही मारा होगा। चलो इनका क्या बोलना है? ये बोलते हैं कि ऋग्वेद में आर्यों का जो नेता है इंद्र, उसको क्या बोला गया? पुरंदर। पुरंदर का मतलब कीलों को गिराने वाला। तो बोले कि जो बता ही रहा है ऋग्वेदी भी वो आया, उन्होंने इन सबको गिराया। इसके अलावा इन्होंने एक और क्या बताया कि ऋग्वेद में ही यातुमती नामक एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? बुरी आत्माओं वाली जगह, ठीक है, मतलब बुरे लोगों की जगह। तो इनके हिसाब से आर्य आए, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये बुरी आत्मा या बुरे लोग थे, तो आर्यों ने इनको साफ किया, इस जगह को शुद्ध किया और फिर यहाँ पे रहने लग गए इनके हिसाब से। और इस मत के आधार पर इन्होंने आर्यों के आक्रमण से संबंधित इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन जो इन्होंने पक्ष में तर्क दिए हैं उनके भी विपक्ष में तर्क हैं और ठोस तर्क हैं, जैसे कि 38 शव का मिलना जिनके ऊपर शस्त्रों का निशान है। लेकिन इतिहासकारों का मानना तो ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन 40,000 थी। अब 40,000 में से केवल 38 लोग जो जिनके ऊपर शस्त्रों के घाव मिले हैं, इससे यह अंदाज़ा लगाना कि सभी इन्हीं की वजह से मरे, ये तो मतलब प्रैक्टिकली नहीं है। बाकी के लोग किससे मरे? डर के मारे, लॉजिकली चीज़ नहीं है। इसके अलावा और देखें अगर अपन, तो आर्य आए, शस्त्र लेके आए, युद्ध हुआ होगा, ठीक है, आर्य ने इनको मारा और अपनी झाड़ू लगा के एकदम क्लीन चिट करके सारे शस्त्र वापस लेके गए, छुपा के, एक भी शस्त्र रह नहीं पाए, ठीक है। लॉजिक देखो, ये होता नहीं यार, युद्ध होगा, कुछ ना कुछ होगा तो शस्त्र वगैरह रहेंगे, कुछ तो साक्ष्य मिलता, नहीं मिला। इसके अलावा और क्या है? तो आर्य आते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य है ना वो क्या बताता है कि आर्य कब आए? 1500 BC में आर्य आते हैं, 1500 BC में। और हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, जो ये मेन शहर, इनका पतन कब होता है? 1750 BC तक इसका पूरा पतन
हो चुका है। तो 250 साल पहले ही जिसका पतन हो गया, आर्य 250 साल बाद में आके उनका पतन करेंगे कैसे? टाइम ट्रेवल करके। हम अभी तक नहीं कर पाए, ये लोग तब कर रहे हैं। तो मतलब लॉजिकल चीज़ नहीं है इतनी। इसके बाद में अगर अगला अपन देखें कि भाई अगली क्या है, तो अगला है पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। इसको किसने दिया? फेयर सर्विस, मार्शल और मैके, दो स्वरूप वत्स हो गए, और अपना ये अमलानंद हो गए, ठीक है, अमलानंद घोष वत्स हो गए और अमलानंद घोष हो गए। इन लोगों ने इससे संबंधित कुछ चीज़ें दी हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो जो फेयर सर्विस है, इन्होंने क्या बोला? फेयर सर्विस ने बोला कि यहाँ की जो है पॉपुलेशन में बूम हो गया, एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया, ईंटों का इस्तेमाल वगैरह होने लग गया। इनको ज़्यादा संसाधन चाहिए, तो जो संसाधन यहाँ पे उपलब्ध थे उनका अतिदोहन शुरू हो गया। अतिदोहन होने की वजह से जलवायु परिवर्तन होने लगा। फिर इतने सारे लोग अगर आएंगे तो कुछ खाएंगे भी, तो खेती के जो उत्पादन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार में भी हमको अधिशेष चाहिए। तो खेती की जो भूमि है उसको बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आसपास की ज़मीनों को काट दिया जाएगा। तो ज़्यादा जंगल वगैरह काट रहे हैं। अब जंगल वगैरह काटने से क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। और फिर धीरे धीरे नदी वगैरह के मार्ग में परिवर्तन वगैरह हुआ। कई ऐसी चीज़ें हुई इस जलवायु परिवर्तन की वजह से, जो कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? फिर बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना होता है, और उसकी वजह से इनकी जो जनसंख्या है का विस्थापन होता है, और ये जो शहर हैं जो अपने चरम पर थे वो अब नीचे की तरफ आते हैं, पतनोन्मुख हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो अपने मार्शल और मैके, इन्होंने क्या बताया कि बाढ़ की वजह से नगरों का पतन हुआ, वो खत्म हुआ है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, ये जो शहर हैं ये बाढ़ की वजह से इनका पतन हुआ है, मार्शल और मैके महोदय का ये मानना है। इसके बाद अपने जो माधव स्वरूप वत्स है, इन्होंने क्या बोला कि जो रावी नदी है उसके मार्ग में परिवर्तन हुआ, और उसकी, अब बताओ, यहाँ पे एक सवाल फिर से आ गया, रावी नदी के उस शहर पे बसा हुआ कौन सा वो शहर है किनारे पे बसा हुआ? बताओ बताओ। अगर अभी भी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो पिछली क्लास को देखो। बार बार कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे सवाल आएंगे और फिर वहाँ पे सोचोगे काश देख लेते। देखो, इसके किनारे पे बसा हुआ शहर कौन सा है? हड़प्पा। किसने उत्खनन किया था? दयाराम साहनी, याद है ना? रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन की वजह से हड़प्पा गया। अब यहाँ पे एक डेल्स महोदय भी हैं। डेल्स महोदय क्या बोल रहे हैं? जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर कौन है? कालीबंगा। जो मैं ये पूछता हूँ ना कौन है, तो वहाँ पे जवाब तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, मैं तो बता ही दूंगा। तुम्हें भी तो बताना चाहिए ना, तुमने पढ़ा है, याद होगा। नहीं है तो उसको याद करो। डेल्स ने क्या बताया कि जो घग्गर नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ कालीबंगा, घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन की वजह से बाढ़ ग्रसित होता है, उसका भी पतन होता है। तो अमलानंद है इसके अलावा, इन्होंने क्या बताया कि जो आसपास का इलाका है जलवायु परिवर्तन, फेयर सर्विस ने बता दिया। इन्होंने बताया कि उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो आर्द्रता है, मतलब कि जो नमी है ना, हवा में जो पानी है उसमें कमी आएगी। ठीक है, उसमें कमी आने की वजह से क्या होगा? रेगिस्तान का विस्तार होगा। ठीक है, हवा में नमी जो है हरियाली के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में अच्छी रहती है। फिर ये कॉन्सेप्ट भी डिटेल में तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिल ही जाएगा। तो उसकी वजह से अपन को यहीं पे ये देखना कि बस उसकी वजह, आर्द्रता की कमी की वजह से रेगिस्तान का विस्तार देखने को मिला। इसके अलावा जैसे कि एक राइकस महोदय थे, ठीक है, कौन थे? राइकस। राइकस इन्होंने क्या बताया? प्लेट टेक्टोनिक एक वजह है। प्लेट टेक्टोनिक मतलब जो अपनी ज़मीन है ना, इसके अंदर संचलन हुआ। संचलन होने की वजह से क्या हुआ? जो स्थल है, जो ज़मीन है, मतलब इसका स्तर ऊपर गया, और जो सिंधु नदी है, ठीक है, उस पर बना हुआ एक बांध था जो टूट गया, जिसकी वजह से बाढ़ आई और बहा के ले गई सब कुछ। ठीक है, सिंधु के पास में बना हुआ कौन है? मोहनजोदड़ो वगैरह। और कौन है सिंधु नदी पे बना हुआ? जल्दी बताओ बताओ। लड़की को बोटिंग के लिए नहीं भेजा था? भेजा था ना? कौन थी? कौन सी जगह पे थी वो? चंद्रमुद्रो में, शाबाश। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता, इसके पतन में कोई एक वजह नहीं रही है। ठीक है, आर्यों का आक्रमण वगैरह ये सब तो फालतू बातें हैं, लेकिन कोई फिर भी एक वजह नहीं रही है। बाढ़, सूखा, ठीक है, आर्द्रता में कमी, रेगिस्तान का विस्तार, नदियों का अपना रास्ते से पलटना, बांधों का टूटना, इतनी सारी चीज़ों ने मिलकर एक सम्मिलित रूप से एक कारण दिया कि इसका पतन हुआ। के बावजूद भी आज तक इसकी कुछ ना कुछ मात्रा में निरंतरता बनी हुई है। इसी संबंध में एक चीज सुनो, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौर जहां हमारा। ठीक है, तो ये इस हड़प्पा सभ्यता के संबंध में एग्जैक्ट सेट होने वाली लाइन्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, पूरी प्रकृति एक तरह से इसको मिला के डुबा है इन्होंने। पूरी प्रकृति, बाढ़, सूखा, रेगिस्तान, नदियों के मार्ग परिवर्तन, भूकंप,
बांध का टूटना, कितनी सारी चीज़ों के सम्मिलित रूप से अगर ये उसका पतन हो रहा है, उसके बावजूद इसकी निरंतरता आज तक कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बात तो है ही ना, हस्ती कहाँ मिट रही है इसकी। मतलब इसकी निरंतरता को भी अपन जरा सा देख लेते हैं, क्या निरंतरता देखने को मिलेगी। अगर आप गौर से देखो इसके बारे में, जो जो इसकी विशेषताएं पड़ी है ना, उन विशेषताओं में से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक भी निकल के चल रही हैं। जैसे कि इस टाइम पे आपको जो नाली वगैरह का जो है, ठीक है, जल प्रबंधन जो है वो अपन ने देख लो। आज भी अगर कहीं पे वेल डिजाइन या वेल मेंटेन जगह होगी ना, तो वहाँ पे नालियाँ आपको ढकी हुई मिलेंगी, ठीक है, उनको कवर किया हुआ रहेगा किसी किसी पट्टी से। नालियाँ एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी। घर आज भी अपन पूरे आयताकार टाइप में बना रहे हैं, ठीक है। पानी वगैरह को सेव करने की बात करें तो आज भी तालाब, मतलब सरकार अब जागरूकता फैला रही है, इन लोगों ने तब से कर दिया। तालाब बनाओ, अपन लोग अपने पुरखे बावड़ी बनवाते थे, बावड़ी का कॉन्सेप्ट सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, टाइप की चीज़ है ये। आज तक कहीं ना कहीं निरंतरता तो है ही ना। इसके अलावा उस टाइम पे क्या हो रहा है, मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति वगैरह जो है उसकी अर्चना, उसकी पूजा करने स्टार्ट कर दिया, तो वो आज तक चली रही है। आगे चल के गुप्त काल में मंदिर वगैरह भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा की शुरुआत हड़प्पा में देखने को मिलती है। प्रकृति की पूजा हो रही है, आज भी होती है। देवी माँ की पूजा आज भी हो रही है, नाग की पूजा आज भी होती है, वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा नहीं करते कहीं, होती है ना, तो आज भी हो रही है। ये जो अग्निकुंड मिला, ठीक है, कालीबंगा से अग्निकुंड मिला, तो यज्ञ का साक्षी बनता है। तो यज्ञ जो है वो आज भी हो रहा है ये यज्ञ। इस मामले में देख लो आप, निरंतरता सीधी सीधी आज तक चली आई है इसकी। इसके अलावा और भी देख लो, जैसे कि उन्होंने कंपास बनाया, ठीक है, तो ये क्यों बनाया, साइंस टेक के मामले में चीज़ें ये कि आज अपन यूज़ नहीं करता, आज हर फ़ोन में कंपास है। उन्होंने शुरुआत तब कर ली इसकी, उन्होंने उस टाइम पे मेसोपोटामिया से अपना व्यापार को बनाने के लिए जहाज जैसी चीज़ों का भी निर्माण ही किया होगा, आज भी चल रहा है, ठीक है। मिश्रित धातु बनाई, कांच से बनाया, दो धातु को मिला के बनाया, तो ये ज्ञान आज तक चल रहा है, आज भी कांच से बनता है। कई बार टीन है, ये तांबा है, इनको मिला के ये बनता है, ये आज भी अपने पास काम में आ रहा है। माप तोल की चीज़ें बनाई, ठीक है, माप तोल की प्रणाली बनाई, आज भी इस्तेमाल हो रही है माप तोल की प्रणाली, ठीक है। तो इस मात्रा में आप लगभग काफ़ी चीज़ें इसमें देखोगे जो आज भी कहीं ना कहीं चल रही है। इसने अपनी निरंतरता को खोया नहीं, बना के ही रखा है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपनी हड़प्पा सभ्यता का समापन अपन ने भी कर लिया। तो अपना आज की क्लास का जो टॉपिक है वो यही ख़त्म होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज़ लगाओ, ठीक है। मैं आज की क्लास में जो इससे संबंधित सवाल वगैरह आए हुए मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को एक दिन का कम से कम टाइम होना चाहिए कि आप लोग खुद एक बार ट्राई करो, इस क्लास के बेसिस पे लगा के देखो, पढ़ो यहाँ से, फिर लगाओ, अपना नॉलेज चेक करो, आपको कितना याद रह रहा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये चेक करो, अपना नॉलेज वगैरह भी चेक करो। फिर जो सवाल में अगर आप लोग अटक रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो, उसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। और जो कुछ सवाल मेरे को लगेगा कि भाई इसके ऊपर चर्चा कर ही लेनी चाहिए, उनके बारे में भी मैं आगे अगली क्लास के अंदर चर्चा कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए, और जुड़े रहिए विद्यादीप एडवर्स पर।